दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम लेकर आता है खेती किसानी पशुपालन संबंधित वे तमाम जानकारियां जो हमारे कृषक भाइयों के लिए उपयोगी है। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि इन जानकारियों के माध्यम से आप लाभान्वित हों, लाभ उठाएं। दोस्तों आज का जो कार्यक्रम है वो खाद्य सुरक्षा को लेकर रहेगा और साथ ही साथ खाद्य भंडारण किस प्रकार किया जाना चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ उनमें रखना चाहिए, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों कार्यक्रम का विषय बता देते हैं आपको। कार्यक्रम का विषय है खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य भंडारण। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मेदिनी प्रताप सिंह। आप विशेषज्ञ हैं पादप प्रजनक कृषि विज्ञान केंद्र, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल से हैं। डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ युवा सफल कृषक वर्षा व्यास भी मौजूद हैं। वर्षा व्यास जी हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वर्षा व्यास जी के बारे में हम आपको बता देते हैं कि ये एक सफल युवा कृषक हैं। आप ग्राम बमोरी, सिलवानी, जिला रायसेन से। वर्षा जी आपका भी बहुत बहुत प्रोग्राम में स्वागत है। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब विषय जो कि खाद्य भंडारण एवं खाद्य सुरक्षा को लेकर जो हमारा विषय है, यदि हम सरल भाषा में यदि हम इसको समझना चाहें तो हम इसको किस प्रकार समझेंगे? जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत हम बात करते हैं तो खाद्य सुरक्षा हमारा ये है, जिस तरह से हमारे जीवन के लिए सांस के लिए वायु की आवश्यकता होती है, उसी लिए हमारा भोजन भी आवश्यक होता है। तो हम खाद्य सुरक्षा हमारा मतलब वहाँ तक ही सीमित नहीं है कि हम केवल खाने तक ही सीमित हैं। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है कि हम जितना उत्पादन करते हैं उसको किस तरीके से भंडारण करें और जो हमारा पिछले वर्ष का भंडारण हमारा पूरा है या नहीं है उससे संबंधित है, और हमारे उस व्यक्ति तक खाद्य पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, तो वो हमारा वेयर हाउसेस के द्वारा जो भंडारण करते हैं वहाँ सारी चीज़ें उसके सुरक्षा खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आती है कि हमारे प्रति व्यक्ति को वो खाद्य सही समय पर उसे उपलब्ध हो जाए। तो ये हमारा इस तात्पर्य हमारे खाद्य सुरक्षा से है। खाद्य सुरक्षा यानी कि खाद्य की सुरक्षा के साथ साथ उसका उचित भंडारण भी होना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब अनाज भंडारण की यदि हम शुरुआत की बात करें तो सर इसकी शुरुआत जो है वो खेतों से हो जाती है। तो सर खेतों से इसकी शुरुआत किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी क्या विधि होनी चाहिए? जी हाँ, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा की बात हम करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा जब हम पहले ही फसलों की कटाई मड़ाई करते हैं वहीं से हमारा खाद्य सुरक्षा और भंडारण में इसका महत्व शुरू हो जाता है। इसके लिए हम जब बात करते हैं कि हम जब कटाई करें, कटाई का उचित नमी पर, फसलों में जो उचित नमी हो उसी समय हम उसकी कटाई मड़ाई करें। फिर भंडारण के लिए हमारे जो बीज हैं उनमें नमी की मात्रा 10% के आसपास होनी चाहिए। यानी किसान भाई यदि भंडारित करता है तो अपने बीजों को दांत में दबा करके देखे, जब उसमें कट्टे की आवाज़ आती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा बीज भंडार करने के लिए वो सही है। तो भंडारण करने का हम वो शुरुआत से हम अगर देखते हैं तो इस तरीके से हम उसको भंडारण करेंगे। शुरुआत जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप खेतों से ही करिए और सही समय पर उसके भंडारण की जो शुरुआत कर देनी चाहिए। और बीज का जैसा डॉक्टर साहब आपने बताया कि एक आवाज़ आनी चाहिए करते, ये एक पारंपरिक विधि है। डॉक्टर साहब वहीं यदि हम वैज्ञानिक विधि की भी यदि हम बात करें यहीं पर, तो वो कौन सी विधि होगी जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि भाई इसमें नमी कितनी है, मॉइस्चर कितना है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए नमी प्रतिशत का जब हम बहुत ही महत्व होता है हमारे खाद्य को भंडारण करने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश राज्य में जो सहकारी विपणन संस्था है उसके बहुत सारे जो वेयर हाउसेस हैं जो हमारे किसानों को भंडारण के लिए जो है उपलब्ध कराए जाते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ही यही है कि अगर हमारा कोई भी दाना
चाहे आप गेहूं का ले लें, चाहे आप जो है सोयाबीन ले लें, कोई भी दाना आप उसको अगर दांत से तोड़ते हैं तो कट की आवाज़ करके टूट जाता है। तो उसमें समुचित मात्रा में नमी होती है जो भंडारण के लिए सही पाई जाती है। जी, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि भंडारण करने से पहले आपको अपने खेतों में ही उसको अच्छी तरीके से अनाज को सुखा लेना चाहिए और उसके बाद ही आपको उसको भंडारण की जो प्रक्रिया है वो शुरुआत करनी चाहिए। कृषक भाइयों, हमारे बीच में सफल युवा किसान भी मौजूद हैं। आइए हम आपको इनसे मिलवाते हैं। आप हैं वर्षा व्यास जी। तो वर्षा व्यास जी, हम सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, आपका परिचय क्या है, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि आप खेती किसानी में इस समय क्या कर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम वर्षा व्यास है। मैं ग्राम बमौरी, तहसील सिलवानी और जिला रायसेन से हूँ। कोविड-19 जब आया सर, उस समय हमने देखा कि सब तरह की सुविधाएं, सब तरह की सर्विसेज बंद थी। सिर्फ चालू था तो हमारा खाना, लोग सिर्फ खाना ही खा रहे थे और वही खाना हमको बचा भी रहा था, क्योंकि हम जितना अच्छा खाना खाएंगे हमारा इम्यून सिस्टम उतना अच्छा होगा और हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। तब मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी इसी क्षेत्र में जाएं। उससे पहले मैं एक स्कूल चलाती थी सर, तो मुझे बिजनेस करने का आइडिया तो था ही। साथ ही साथ मेरे पिताजी की भी पैतृक ज़मीन है, तो मैंने सोचा कि हम फिर से नया काम शुरू करते हैं जिससे हम सबके लिए कुछ अच्छा काम करें। मैंने वहाँ जाकर खेती शुरू करी और सबसे पहले मैंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग से शुरुआत करी, मत्स्य पालन किया। मत्स्य पालन के साथ साथ हम कुछ सब्जी वर्गीय फसलों में भी काम करने लगे। मत्स्य पालन की शुरुआत इसलिए करी क्योंकि उसका जो पानी होता है वो नाइट्रोजन रिच होता है, तो हमारी जो वाटर के ऊपर डिपेंडेंसी थी, प्योर वाटर के ऊपर, वो कम हो गई क्योंकि हम मत्स्य पालन का पानी फसलों में डालने लगे। उससे क्या हुआ, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हुई। अगर हमारा मृदा अच्छी होगी सर, तो हमारा जो फसलें हैं वो भी अच्छी होंगी क्योंकि हम उसमें उर्वरक कम डालेंगे। दोस्तों, कार्यक्रम कृषि दर्शन जारी रहेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। दोस्तों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का पुनः स्वागत है और हमारे बीच विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर मेदिनी प्रताप सिंह, जो कि हैं विशेषज्ञ पादप प्रजनक, कृषि विज्ञान केंद्र, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल से, और साथ ही हैं वर्षा व्यास जी, जो कि एक युवा कृषक हैं। आप ग्राम बमौरी, सिलवानी, जिला रायसेन से हैं। आप दोनों का प्रोग्राम में पुनः स्वागत है। डॉक्टर साहब, चर्चा चल रही थी हमारी भंडार को लेकर, और जैसा कि आप बता रहे थे कि उसको खुले में अच्छे से अनाज को सुखा लेना चाहिए, सुखा लेने के बाद ही उसको स्टोर करना चाहिए। डॉक्टर साहब, भंडार गृह की यदि हम बात करें, जो स्टोर की यदि हम बात करें, तो वो स्टोर किस प्रकार का होना चाहिए, इसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए, अगर हम पारंपरिक तरीके की बात करते हैं तो हमारे किसान भाई जो अपने खाने के लिए जब अनाज रखते हैं, तो हमारे पास गांव में एक तो सीड बिन, आजकल तो प्रचलन में आ गए हैं गांव में, जो एल्युमिनियम की बने हुए सीड बिन होते हैं, जो 5 कुंटल 10 कुंटल क्षमता के होते हैं, वो उन पे हम लोग जो है, क्योंकि इसमें मेन चीज़ होता है कि हवा का आवागमन नहीं होना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर हमारे पास होने चाहिए। उसके पहले की जब थोड़ा और बात करते हैं तो हमारे किसान भाई अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे भी तहखाना बना करके अपने अनाज को सुरक्षित रखते थे। और हम बात करते हैं तो कच्चे घरों की जब हम बात करते हैं, जब हमारे पास कच्चे घर होते थे तो वहाँ पर हमारे किसान भाई कच्चे घरों पे दीवार बना करके उस पर जो है टटिया से छाप करके और उसमें गाय का गोबर से और मिट्टी का लेप लगा करके उसमें रखते थे। उसके बाद फिर जो है उसमें जो है एल्युमिनियम फास्फाइड की गोलियाँ डाल करके उसको जो है एयर टाइट करके अच्छी तरीके से भंडारित कर जाते हैं। अगर हम वैज्ञानिक तकनीकी की बात करते हैं तो आज हमारे वैज्ञानिक तकनीकी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हमारे मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के द्वारा बहुत सारे जो है वेयर हाउसेस हैं, जिनकी अगर हम मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो लगभग 5.5 मिलियन मीट्रिक टन की हमारे जो है क्षमता है। हमारे किसान भाई वहाँ पर भी जा कर के जो है एक कम सरकार के द्वारा और इन वेयर हाउसेस के द्वारा जो है कम मात्रा में उनसे उसका जो धरोहर राशि के रूप में उनसे ली जाती है, उसमें सब्सिडी भी, अनुदान है। अगर आप 3 से 4 महीने की बात करते हैं तो 10% आपको उसमें छूट भी मिलती है।
और आसानी से आप जो है वहाँ पे उनके यहाँ रख सकते हैं, जो कि ये वैज्ञानिक विधि है। और उसका सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि हमारा अनाज सुरक्षित रहता है और हम उस समय उसको जो है मार्केट में, बाजार में ले जाते हैं जबकि हमारा भाव अच्छा होता है। तो इस तरीके से हमारे किसान को अच्छा लाभ उससे मिल जाता है। तो किसान भाई जो है इन चीज़ों को भी जानें और अपने अन्न को वेयर हाउसेस तक ले जाएं, उनको भंडारित करें और समय पर ही उनको जो है अपने खाने के अलावा जितना उनके पास अधिशेष अनाज है उसको भंडारित करके, और समय पर यदि उनको बेचते हैं, समय पर यदि उनको बाजार में ले जाते हैं तो उनसे उसको अच्छा लागत मिलता है, जी अच्छा डॉक्टर मुनाफा भी साहब, मिलता है आपने उससे। बहुत अच्छी बात हमारे किसान भाइयों को बताई, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सर यहाँ पे निकल कर आती है पैकिंग। जी हाँ। पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सर पैकिंग को लेकर हम यदि बात करें तो उस जिस समय इसको हम पैकिंग करते हैं या बोरों में हम भरते हैं, जी हाँ। उस समय कौन सी ऐसी विशेष सावधानियां हैं जो हमें रखनी है बोरों में भर कर ले जाने के बाद स्टोरेज करने तक की बात, यदि हम उसके बीच की बात करें तो? देखिए, हम बात करते हैं किसान भाई, ज़्यादातर हमारे जो किसान भाइयों के पास घरों में उपलब्धता होती है, पहले तो किसान भाई उन्हीं बोरियों का ही प्रयोग करते हैं जो हमारी खाद की बोरियां हैं, या कुछ किसान भाई हमारे जो है जूट के बोरियों का प्रयोग करते हैं। वैसे हमारे जूट की बोरियां भंडारण के लिए, जो हमारे रखने के लिए भंडार गृहों पे काफ़ी अच्छी होती हैं। तो उनको हमें, अगर किसान भाई यदि पुरानी जूट की बोरियों का प्रयोग करते हैं, पुराना बैग का प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा सा उनको सावधानी रखना चाहिए। उसे कीटनाशक के द्वारा जो है उसमें आधा घंटे तक उसे भिगो करके और छाया में उसे अच्छी तरीके से सुखा लेना चाहिए। उसके बाद उसमें जो है अपने बीज को या अन्न को भरना चाहिए। उसके बाद फिर हमें भंडार गृह में रखना चाहिए। अब आती है बात भंडार गृह में, तो भंडार गृह को हमेशा हमें जो है ऐसी जगह पे बनाना चाहिए जहाँ जो है धूप का और वायु का भी वहाँ पे संचार हो। उसके बाद हम ये देखें कि हमें कभी भी जो है बोरियों के यदि रखें तो दीवार से चिपका करके नहीं रखना चाहिए। नीचे का भी प्लेटफॉर्म हम यदि लकड़ी का पटरे वगैरह रख करके, तो उसके ऊपर ही हम यदि बोरियों को ही रखते हैं, बोरियों को तह बना करके रखते हैं, तो इस तरीके से हमें भंडारित करना चाहिए। फिर हम अब बात करते हैं कि उसको यदि रासायनिक द्वारा यदि हम उपचारित करते हैं, तो अगर हमारा 1000 घन मीटर का हमारा कमरा है यह है, तो वहाँ पे हम 7 से 10 एल्यूमिनियम फास्फाइड की जो गोलियाँ होती हैं उससे हम जो है उसका प्रद्युमन कर देते हैं, तो हमारा जो है अन्न अच्छी तरीके से भंडारित रहता है। तो हमें अपने जो हमारे जो हमने जो भंडारित करके रखा है अनाज को, उसको हमें 20 से 25 दिन में ध्यान भी देते रहना है कि उनमें कोई कीट, कोई फफूंदी ऐसी तो नहीं आ रही है। तो ये हमें जरूर ध्यान देते रहना चाहिए। जी देखिए किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक बीच का जो महीना रहता है, इस समय मौसम में नमी यानी कि मॉइस्चर काफ़ी हो जाता है। इस समय आपको विशेष ध्यान रखना है और उसको समय समय पर 10 से 15 दिन के बीच में आप उसको खोल के एक बार चेक जरूर करते रहिए। डॉक्टर साहब, बात आती है गेहूं की, यानी गेहूं का स्टोरेज एक बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो गेहूं के भंडारण के बारे में आप हमें बताइए। देखिए, गेहूं हमारी मुख्य खाद्यान्न फसलों में से एक है और हमारा मध्य प्रदेश में इस समय हमारा अग्रणी राज्य बन रहा है। गेहूं अच्छा उत्पादन हो रहा है। तो मैंने पहले ही बताया कि हमारा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो हमारा विपणन संघ है, वहाँ वेयर हाउसेज में गेहूं का भंडारण भी करते हैं हम लोग जो है। तो गेहूं के भंडारण के लिए भी देखिए जो हमारी प्रोसेस है सारी यही, बड़े बड़े हम लोग जो है बोरियों में भर करके उनको जो है प्रद्युमित करते हैं, जो कि एल्यूमिनियम फास्फाइड के द्वारा। और गेहूं का भंडारण यदि हम बात करते हैं कि अन्न के लिए जब हम करते हैं तो 4 से 5 सालों तक के लिए हम अन्न के रूप में उसको रख सकते हैं। लेकिन हम जब बीज के लिए बात करते हैं तो बीज के भंडारण और अनाज के भंडारण में अंतर होता है, क्योंकि हमारी अनाज को तो हम खाने के लिए, कंजप्शन के लिए यूज करते हैं, तो उसमें हमें गुणवत्ता देखनी पड़ती है कि उसमें कीड़ा नहीं लगे, फफूंद नहीं लगे। लेकिन जब हम बात करते हैं बीज की बात करते हैं, तो बीज में हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसका जमाव प्रतिशत कम ना हो, उसकी वायबिलिटी, उसमें जो है जमाव सही होना चाहिए। इसलिए हमें 3 से 4 साल से ज़्यादा, 3 साल से ज़्यादा बीज को हमें भंडारित नहीं करना। दोस्तों, कार्यक्रम कृषि दर्शन जारी रहेगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा।
अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दोस्तों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का पुनः स्वागत है और हमारे बीच विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर मेदिनी प्रताप सिंह, जो कि हैं विशेषज्ञ पादप प्रजनक, कृषि विज्ञान केंद्र, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल से, और साथ ही हैं वर्षा व्यास जी, जो कि एक युवा कृषक हैं। आप ग्राम बमोरी, सिलवानी, जिला रायसेन से हैं। आप दोनों का प्रोग्राम में पुनः स्वागत है। कृषक भाइयों, आइए वर्षा जी से बात करते हैं। वर्षा जी, हम आपसे आपकी सफलता की कहानी हमने आपकी सुनी कि आप किस प्रकार से आप कृषि में आई। वर्षा जी, हमने ये भी जानकारी मिली है कि आपको कोई अवार्ड भी मिला है, तो आप हमें उस अवार्ड के बारे में बताइए, हमारे कृषक भाई भी इसको जानना चाहेंगे। हमारे क्षेत्र में नेचुरल फार्मिंग और इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने वाले मैं ही एक किसान थी। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही ये काम करते हैं। तो जब वहाँ के लोगों ने देखा कि हम नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, हम कीटनाशक बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जैविक इस्तेमाल कर रहे हैं खाद, तो उन्होंने मुझे चुना इस अवार्ड के लिए। मुझे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 25,000 रुपये की धनराशि प्राप्त की गई थी और मुझे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जी, तो बहुत अच्छी बात बताई वर्षा जी ने कि जैविक विधि से जो उन्होंने कार्य किए हैं उसके लिए इनको इनाम भी, पुरस्कार भी मिला है। वर्षा जी, टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें, आप युवा हैं, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग आजकल हमारे युवा ज़्यादा करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, अब सबसे पहले हम पानी की बात करते हैं, जी, क्योंकि जी। किसी भी फसल के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता जी। है। तो हमने क्या किया कि हमने ड्रिप इरिगेशन यूज़ किया है। हम जितनी भी अपनी सब्जी वर्गीय फसल हैं उनमें ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करते हैं। कम पानी में बहुत अच्छा उत्पादन लेते हैं हम। उसके बाद खरपतवार नियंत्रण करने के लिए हम मल्च का इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम ऑर्गेनिक मल्च भी यूज़ करते हैं, और ऑर्गेनिक मल्च में हम खकरा के पत्ते बोलते हैं हमारे क्षेत्र में उनको, उनका इस्तेमाल करते हैं। वो खाद बन जाते हैं, वापस मिट्टी में जाते हैं, तो इससे प्रदूषण भी नहीं होता है सर। डॉक्टर साहब, चलते चलते हम लागत कम करने के उपायों के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। साथ ही साथ ये भी हम जानना चाहेंगे कि जैविक खेती कितनी आवश्यक है। बहुत ही अच्छा। देखिए, जब हम उत्पादन बढ़ाने की बात करते जी। हैं, तो जो आपने बात कही लागत कम करना, वो बहुत आवश्यक है। तो लागत कम करने के लिए हमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, हमें एक तो कृषि में अपने अभियांत्रिकी, यानी कि हमें अपने खेती को जो है किससे करना है, मशीनों के द्वारा, मैकेनाइजेशन को ज़्यादा अपनाना है। जितना ज़्यादा हम मशीनों का उपयोग करेंगे, एक तो हमारी जो मज़दूरों की लागत है, मज़दूरों का खर्चा है, आज मज़दूरों की उपलब्धता भी कम हो पाती है, तो वो भी कम होगी। साथ में हमें जो है किसानों को ये जानकारी भी चाहिए कि हमें उतनी ही मात्रा में जितनी आवश्यकता है, मान लिया 1 हेक्टेयर में 100 से 120 किलोग्राम गेहूं के बीज दर की आवश्यकता है, तो हमें उतना ही प्रयोग करना है। किसान भाई थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा उसको डालते हैं, 150 से 200 किलो तक 1 हेक्टेयर में बीज का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरीके से उर्वरक हैं और रसायन हैं, उनका भी उपयोग हमें संतुलित मात्रा में ही करना है, जिसका दुष्परिणाम ना हो। अब आती है बात जैविक की। जी, जी। जैविक खेती हमारी ये परंपरागत खेती की तरह जानी जाती है, जिसको हम बहुत समय से करते चले आ रहे हैं। जैविक खेती का एक अपना बहुत महत्व है। जैविक खेती हमें ये बताती है कि हमें जो है अपनी मृदा की उर्वरता को बनाए रखना है, क्योंकि हमें एक दिन के लिए हम खेती का कार्य नहीं कर रहे हैं, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हमें जो है अपनी जो मृदा है, धरती माँ है, उसका स्वास्थ्य की भी देखरेख करनी है। तो जैविक का उपयोग जब हम करते हैं तो हमारे मृदा का स्वास्थ्य के साथ साथ मृदा की संरचना, मृदा का कणाकार, मृदा में जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो सभी सुरक्षित रहते हैं और अधिक से अधिक हमें जो है उसमें उर्वरा शक्ति प्रदान होती है। इस तरीके से हमें जैविक का जरूर प्रयोग करना चाहिए। अगर हम जैविक की बात करते हैं तो हम गेहूं की बात करते हैं, किसान भाई जैसे कि मैं बार बार इसलिए, रबी का सीजन है ना, रबी का सीजन है, हम इसमें 800 लगभग क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम जो है अगर सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें पर्याप्त मात्रा में सारे पोषक तत्वों की उसके पर्याप्त उसको मिल जाता है। जी जी जी, बहुत बहुत। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आप हमारे कृषक भाइयों को आपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वर्षा जी, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने भी अपनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ साझा करी। दोस्तों, कार्यक्रम कृषि दर्शन जारी रहेगा। आइए अब देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। चलिए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। पीएम किसान सम्मान निधि 18वीं किस्त जारी, किसानों को मुफ्त में मिलेंगे प्रमाणित बीज।
हमारी सरकार गरीब किसानों की है सरकार। 0% पर मिलता रहेगा फसल ऋण। श्री अन्न के रकबे में 3 साल में दोगुना वृद्धि। और अब खबरें विस्तार से। पीएम किसान सम्मान निधि 18वीं किस्त जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र से संबंधित लगभग 23,300 करोड़ रुपए की विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया। इन पहलों में पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त का वितरण, नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त का शुभारंभ, कृषि अवसंरचना कोष के तहत 7,500 से अधिक परियोजनाएं शामिल हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार तिलहनी फसलों के उन्नत बीज किसानों को देगी। ICMR यह बीज बनाएगा, पहले ब्रीडर सीड्स बनाएंगे, उसे फाउंडेशन सीड्स, फिर सर्टिफाइड सीड बनाकर किसानों को फ्री में देंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने भोपाल में प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन बनाया गया है। श्री चौहान ने कहा कि हमारे यहाँ अभी तक तिलहन का उत्पादन काफ़ी कम है और इसलिए सरकार उन्नत बीज किसानों को देगी। पूरे देश में इसके लिए 600 क्लस्टर बनाए जाएंगे। 347 जिले के 21 राज्यों में जहां भी ऑयल सीड्स का उत्पादन होता है, उन राज्यों को विशेष रूप से लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार गरीब और किसानों की सरकार है। यहाँ सभी को समान रूप से पात्रता अनुसार सुविधाएं उपलब्ध हैं। गरीब एवं किसानों को प्राथमिकताएं सुविधाओं से उपलब्ध कराई जा रही हैं। सड़क दुर्घटना में कोई गरीब भी घायल होता है तो उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए सरकार हेलीकॉप्टर पहुंचाएगी। यदि मृत्यु हुई तो सरकार पार्थिव देह को उसके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित लोगों को लाभान्वित करने के लिए आज से सर्वे चालू हो गया है। सभी पात्र व्यक्तियों के इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के भैरुंदा गांव में ग्राम विकास सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने PMGSY 4 के अंतर्गत 500 किलोमीटर स्वीकृत सड़कों का शुभारंभ किया तथा स्व सहायता समूहों के लिए 150 करोड़ रुपए के बैंक ऋण व सामुदायिक निवेश राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में दमोह जिले के सिंग्रामपुर में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि सहकारी बैंकों के माध्यम से वर्ष 2024-25 में 0% ब्याज दर पर कृषकों को अल्पावधि फसल ऋण दिए जाने की योजना निरंतर जारी रहेगी। मंत्रिपरिषद ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में अधिकतम 3,900 रुपये प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त सहायता राशि स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों के परिश्रम से आज प्रदेश में श्री अन्न का रकबा पिछले 3 साल में बढ़कर दोगुना हो गया है। मध्य प्रदेश में श्री अन्न के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। इसके सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। राज्य सरकार के प्रयासों और किसानों के परिश्रम से मिलेट्स के रकबे में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2020-21 में जहां इसका रकबा 67,000 हेक्टेयर था, वह वर्ष 2023-24 में बढ़कर 1,35,000 हेक्टेयर रिकॉर्ड किया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर द्वारा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर विशाल मेश्राम के मार्गदर्शन में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्देशित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कार्यक्रम के सीधा प्रसारण के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर, कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाशिम महाराष्ट्र में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किश्त वितरण कार्यक्रम के तहत लगभग 9 करोड़ 50 लाख लाभार्थी किसानों के
बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की गई, जिसका वर्चुअल लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री मोदी, केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास शिवराज सिंह चौहान का उद्बोधन जिले के किसानों ने सुना। कार्यक्रम में केंद्र के वैज्ञानिकों सहित किसानों की भागीदारी रही। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो कृषि दर्शन कार्यक्रम का यह अंक यहीं तक था। हम फिर कृषि संबंधी, खेती किसानी संबंधी नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।